क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं डियर स्टूडेंट। समाकलन ज्ञात कीजिए e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। अब देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। यहाँ इसका डिनोमिनेटर है हर है, ये इसका अंश है। ये इन क्वेश्चन को करने में थोड़ा ये देखना चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। अब देखो, यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x इंटू 2, e टू द पावर माइनस 2x का क्या होगा e टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2। तो e टू द पावर 2x और e टू द पावर माइनस 2x इसके डिफरेंशिएशन में आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, पुटिंग क्या रख देता हूं, पुटिंग e to the power 2x plus e to the power minus 2x is equal to t। इसको मैं t रख देता हूं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर e टू द पावर 2x का क्या होगा e टू द पावर 2x इंटू 2, e टू द पावर माइनस 2x का क्या क्या होगा e टू द पावर माइनस 2x, और फिर माइनस 2x का कितना होगा माइनस 2। ऐसे तो करते हैं, e टू द पावर समथिंग का तो वही होता है e टू द पावर x। तो e टू द पावर माइनस 2x का क्या होगा e टू द पावर माइनस 2x। अब माइनस 2x का करेंगे तो माइनस 2, तो माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है। अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। दिस इंप्लाइज दैट 2 कॉमन आ जाएगा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज दैट e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। आया समझ में? तो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx क्या हो जाएगा 1/2 dt। प्रतिस्थापन से समाकलन करना, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको आप देखो, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx, ये तो बन गया 1/2 dt। और डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आ गया, ये मैंने यहाँ आप देखिए t रखा हुआ है, तो यदि मैं इसको बाहर कॉमन ले लूं t हो गया dt बाई t हो गया। और आप जानते हैं यदि log x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा 1/x होगा, और 1/x का इंटीग्रेशन करूंगा तो log x हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 1/2 log t प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन। परंतु ये t जो है कहीं क्वेश्चन में t नहीं था, ये मैंने रखा, तो इसी रूप में मैं इसको ट्रांसफर कर लेता हूं, t की वैल्यू यहां से रख लेता हूं। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ, आप वैल्यू रख लीजिए t की, t है आपके पास e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और प्लस सी क्यों रखा, सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 में अथवा है इंटरनल चॉइस, या तो वो क्वेश्चन करना है जो मैंने अभी किया, या तो ये, तो जो ज़्यादा सरल हो, जिसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, वही करना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx बराबर 0 टू π/2 कॉस स्क्वायर dx इज इक्वल टू π/2। ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग पार्ट में भी आ सकता है। केवल इतनी की वैल्यू निकालना है, ये भी पूछा जा सकता है। केवल इतनी की वैल्यू निकालनी है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या इसी रूप में भी आ सकता है। एक बार बोर्ड में ऐसा एक क्वेश्चन
पूछा गया है। तो चलिए मैं पहले ही ले लेता हूं इसका सॉल्यूशन के लिए। पहले मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं डियर स्टूडेंट, पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूं 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूं आई, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू लेट, माना ये आई इज इक्वल टू है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिख लेता हूं। अब देखो इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स dx। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि 0 to a fx dx का होता है 0 to a, इस x को a में से घटा दीजिए, f a माइनस एक्स dx ये बराबर होते हैं। तो इस रूप में मैं यहां पर लिख दिया, x की जगह क्या लिख दिया, π/2 माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to π/2। देखिए डियर स्टूडेंट आप जानते हैं साइन π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। तो ये स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूं, ठीक है ना। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को 1 and 2 को ऐड करने पर दोनों को प्लस कर लेता हूं, तो i में i प्लस होगा तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू, एक जगह है डियर स्टूडेंट 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, एक जगह है 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दिया, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ दिया। अब देखो 0 to π/2 0 to π/2, ठीक है। तो एक ही ब्रैकेट में इनको लिख लेता हूं, दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू, क्या लिख दूंगा 0 to π/2, इसको लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। एक ही ब्रैकेट में लिख दिया मैंने दोनों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 0 to π/2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। तो ये आपका कितना बन गया इक्वेशन, आप देखो डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, तो 1 into dx आपका dx हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 dx हो गया, और dx का इंटीग्रेशन x हो गया, तो 2i इज इक्वल टू x अंडर द लिमिट 0 to π/2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से π/2, तो 2i इज इक्वल टू कितना हो गया, पहले अपर लिमिट रखते हैं, x की वैल्यू π/2 माइनस फिर लोअर लिमिट कर लीजिए, ये 0 इतना हो गया, तो 2i इज इक्वल टू π/2। दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू, एक 2 इसके नीचे आ जाएगा π/4, और i क्या है, i ये है, तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास आ जाएगा 0 to π/2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू π/4। एक पार्ट तो निकल गया, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, π/4 हो गया। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू हो गया कितना, π/4 हो गया, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, यदि ये भी π/4 आता है तो ठीक हो गया, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन प्रूफ। तो चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन, अगला
पार्ट इसका देखता हूं, अगला पार्ट कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। आइए ध्यान से समझना है। डेफिनेट इंटीग्रल की एक एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चन सारे इसी मेथड से होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वो एक्सरसाइज ठीक से कर लेना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहां से पूछा जा सकता है, तो जरा सा भी आजकल लापरवाही नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से काम करिए। अब आपके पास 1 महीना है, ठीक है ना। 1 महीना के टाइम है आपके पास। 1 महीना भी अब मैं कहूंगा एग्जाम के लिए पूरा नहीं है, मतलब एग्जाम के लिए आपके पास 1 महीना भी अब पूरा नहीं रह गया, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसका दूसरा पार्ट ले लेता हूं डियर स्टूडेंट। क्या है ये वाला 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, इसको मैं आई मान लेता हूं, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो वहां मैंने इक्वेशन 1 2 लिया था, इसको मान लेता हूं मैं 3, ठीक है। अब इस पर भी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाता हूं। आई इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा इसको 0 to π/2 कितना हो जाएगा cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी की 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx, वही इसमें लगा देंगे। तो दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 कितना हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स होता है। अभी स्क्वायर में है तो लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स dx, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस को प्लस कर लेता हूं, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इधर आई है इधर आई है, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगा। 2y इज इक्वल टू एक है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx यहाँ, और ये है इक्वेशन नंबर 4 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक हो गया। अभी क्या होगा, दोनों को एक ही में रख लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट एक ही इंटीग्रल के अंदर रख लीजिए 0 to π/2, यहाँ भी लिमिट 0 to π/2, यहाँ भी लिमिट 0 to π/2 है। तो इसको लिख दूंगा मैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू ये 1 हो गया, तो 0 to π/2 dx, और dx का इंटीग्रल क्या होता है x। तो देखो अभी कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन आ गया x, तो x अंडर द लिमिट 0 to π/2 आ गया, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट रखा x की जगह पे π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, तो i बराबर 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो π/4 i की वैल्यू आ गई π/4, और i मतलब ये है i। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू π/4। तो एक मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx π/4 आया था, और 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx भी क्या आ गया π/4 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को मिला लीजिए 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू π/4। हो गया सिद्ध, हो गया प्रूफ, ठीक है ना। कितना सरल क्वेश्चन है, एक पूरी एक्सरसाइज है, एक पूरी एक्सरसाइज आपको वहां मिलेगी जो इस चीज पर आधारित है।
पूरी एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट, जहां आप 0 to a fx dx वाले उसका यूज करेंगे। मैं थोड़ा देख भी लेता हूँ एक्सरसाइज कौन सी है। एक्सरसाइज है वो 7.10 की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 7.10, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये है, ठीक है ना, ये वाली एक्सरसाइज 7.10 के आप सारे क्वेश्चन कर लेना। मोस्टली क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर आधारित हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए डियर स्टूडेंट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज को भी आप कर लेना, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ आप कर लेना इसको। ये डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 4 के एक एक्सरसाइज है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is passing through the points 1 2 and 3 6 using determinant method। डिटरमिनेंट का प्रयोग करके करना है ये। वैसे तो आप क्लास 11th में तो या 10th में आपने 2 बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण पढ़ा है, पर उससे नहीं करना है, ठीक है। ये हमने यहाँ डिटरमिनेंट का यूज करना है। तो चलो, माना मैं एक लाइन ऐसी खींचता हूँ, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है डियर स्टूडेंट, और इस पर 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ। एक पॉइंट है 1 2 और दूसरा पॉइंट है, माना बी पॉइंट है, ये है 3 6। तो जब तक किसी लाइन में कोई वेरिएबल पॉइंट नहीं रखा, जब तक चर बिंदु नहीं रखा, तब तक आप इक्वेशन बना ही नहीं सकते। इक्वेशन के लिए एक वेरिएबल पॉइंट होना चाहिए, एक चर बिंदु होना चाहिए। तो मैं वो वेरिएबल पॉइंट रख देता हूं पी एक्स वाई, ठीक है, आए समझ में। माना रेखा पर 3 बिंदु कौन कौन है डियर स्टूडेंट? 3 बिंदु ए 1 2, बी 3 6 और पी एक्स वाई है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स माना मैंने कहा एक ही रेखा पर है। अरे यहां दिया भी है कि 1 2 और 3 6 एक ही लाइन पे है। एक मैंने एक पॉइंट और रख दिया कि एक्स वाई भी यदि वही है तो क्या होगा? त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 0। यदि 3 पॉइंट्स एक लाइन में होंगे तो जो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। 2 पॉइंट्स तो एक लाइन में आ जाते हैं, पर तीसरा पॉइंट कहीं और होना चाहिए, तीसरा वर्टेक्स कहीं और होना चाहिए। 2 वर्टेक्स किसी ट्रायंगल की एक लाइन में आएंगे तो तीसरा उस लाइन में नहीं होना चाहिए, तब ट्रायंगल बनेगा। तो इससे कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल का एरिया मैं निकाल दूंगा, ठीक है। 3 वर्टेक्स हैं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा पी है, तो एरिया क्या हो जाएगा? आप लिख देंगे 1/2। ये आप जानते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, 1 2, ये 1 अपने तरफ से रखते हैं, 3 6 1 और x y 1 इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। उसी को इस रूप में डिटरमिनेंट के रूप में हम रख लेते हैं। तो ये 2 की मल्टीप्लाई यहां पर तो ये तो हो जाएगा 0। अब इसको ओपन कर लीजिए इसी के रिस्पेक्ट में, पहली रो के रिस्पेक्ट में। दिस इंप्लाइज दैट 1 इंटू कितना हो जाएगा? ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 6 माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ y
प्लस माइनस -2, इसको भी छोड़ दूंगा, इसको भी छोड़ दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसको भी छोड़ूंगा और इसको भी छोड़ूंगा, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 3 और इसकी यहाँ x माइनस करके यूं, और +1 ये भी छोड़ दूंगा, ये भी छोड़ दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 3y माइनस इसकी यहाँ 6x इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिटरमिनेंट को ऐसे 2 ओपन करते हैं। इस रो के रिस्पेक्ट पे मैंने डिटरमिनेंट को ओपन कर दिया, तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई, गुणा करिए -6 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट जो लाइक टर्म्स उनको इकट्ठा कर लीजिए, 3y और ये -y, तो 2y हो जाएगा, -6 से +6 कट गया तो +3y -y हो जाएगा आपका 2y, और 2x माइनस 6x तो ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसको राइट हैंड साइड में ले लूंगा तो 2y इज इक्वल टू 4x। ठीक है डियर फ्रेंड, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना होगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए 2x होगी। ठीक है, तो यही रेखा का समीकरण है, यही रेखा का समीकरण है। This is the equation of that line on which the points 1, 2 and 3, 4 are lying. ये y इक्वल टू 2x रेखा का समीकरण हो गया। क्यों रेखा का समीकरण, क्यों इसको रेखा बोल रहे हैं, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। तो जब कोई इक्वेशन ऐसी हो कि वेरिएबल के रूप में वेरिएबल की पावर 1 हो, तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन, सरल रेखा। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे कितना सरल क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, इस रूप में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखो दोस्तों, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। रेखाओं x + 1/7 इज इक्वल टू y + 1/-6 इज इक्वल टू z + 1/1 और x - 3/1 इज इक्वल टू y - 5/-2 इज इक्वल टू z - 7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। इन दो लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में 2 रूप में पूछे जाने की पूरी संभावना है। या तो उसने रेखा का समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो, रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में दिया हो, या रेखा का समीकरण सदिश रूप में दिया हो, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये 2 फॉर्म आप जानते हैं। ठीक है, तो जहां इक्वेशन वेक्टर के रूप में है, दोनों इक्वेशन वेक्टर्स के रूप में है, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, उसका फॉर्मूला भी बच्चों तैयार कर लेना, वो क्वेश्चन भी तैयार कर लेना। और जब कार्टेशियन रूप में लाइन का इक्वेशन है, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है, तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, उस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इन दोनों में मतलब कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन, इन दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो दोनों रेखाएं कार्तीय रूप में हो, या दोनों रेखाएं सदिश रूप में हो, तब बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो एक एक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना ठीक से एग्जाम में, तब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन 1 है x + 1/7 इज इक्वल टू y + 1/-6 इज इक्वल टू z + 1/1। इसको मैं थोड़ा तरीके से एडजस्ट कर लेता हूं, या इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट, x - 1/7 इज इक्वल टू y - 1/-6 इज इक्वल टू z - 1/1। इस रूप में लिख दिए, ये इक्वेशन ऐसे में लिख दिए।
ऐसा क्यों लिखा? ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं। समीकरण या रेखा 1 की तुलना जो भी लिखते हैं, समीकरण 1 की तुलना किससे कर दूंगा मैं? अब इसकी तुलना x माइनस x1 बाई a1 बराबर y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1 से करने पर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो लाइन ऑफ इक्वेशन है, रेखा का समीकरण, उसकी तुलना मैंने इससे कर दी, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन इस रूप में दी जाती है, रेखा का कार्तीय समीकरण इस रूप में दिया जाता है। अब इसको इससे तुलना करिए तो x1 की जगह -1, y1 की जगह -1, z1 की जगह -1, सीधे इसे मत करना, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं ये सब एंट्री जगह बनाने के लिए यहां लिख लेता हूं। तो x1 कितना हो गया? x1 हमारे पास -1, y1 हो गया डियर स्टूडेंट कितना? -1, और z1 भी हो गया -1, और ये है a1, ये है b1, ये है c1। तो a1 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू -6, और c1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? यहां तक ठीक है। अब चलो जो दूसरी इक्वेशन दी हुई ये वाली, इसको देखिए आप। समीकरण या रेखा x माइनस 3/1 इज इक्वल टू y माइनस 5/-2 इज इक्वल टू z माइनस 7/1 की तुलना किससे करेंगे? की तुलना किससे कर लेता हूं डियर स्टूडेंट? x माइनस x2/a2 इज इक्वल टू y माइनस y2/b2 इज इक्वल टू z माइनस z2/c2 से करने पर। ठीक है ना? इस रूप में करेंगे तो इस इक्वेशन का कंपैरिजन इससे करूंगा, क्योंकि भी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन है, रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण है, ये भी रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण, इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 इस रूप में दे रखा है। इसका मतलब x2 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। y2 इज इक्वल टू 5 एंड z2 इज इक्वल टू 7, और ये a2 है, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू कितना है? b2 आपका ये -2 है, और डियर स्टूडेंट c2 आपका कितना है? 1 है। ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास a1 b1 c1, a2 b2 c2 आ गया, x1 y1 z1, x2 y2 z2 आ गया, ठीक है। तो रेखा के बीच की, दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, अब फॉर्मूला लिखना है, रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का हमें सब पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए। यदि आप फॉर्मूला लिख लेते हैं तो एग्जामिनर को ये हो जाता है कि स्टूडेंट जानता है, तो 1 मार्क्स आपका वैसे तैयार हो जाता है। तो चलिए ऐसा लिखा जाता है इसको, डिटरमिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, डिटरमिनेंट बंद कर लीजिए, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं जरा आपके लिए, फॉर्मूला डियर स्टूडेंट तैयार कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो तैयारी रखना अपनी, ठीक है। डिवाइडेड बाई
इसको लिख रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है डिनोमिनेटर में, b1c2 माइनस b2c1 होल स्क्वायर, ठीक है, c1a2 माइनस c2a1 होल स्क्वायर प्लस a1b2 माइनस a2b1 होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, ये डिनोमिनेटर में हर में है, b1c2 माइनस b2c1 होल स्क्वायर प्लस c1a2 माइनस c2a1 होल स्क्वायर प्लस a1b2 माइनस a2b1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब फॉर्मूला आपने लिख लिया, ठीक है। अब सीधी सीधी बात है कैलकुलेशन करने की, तो ये कितना हो गया आपका, देखो दिस इज इक्वल टू, यहां देखिए आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू, पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू रख लीजिए, x2 माइनस x1, x2 कितना है 3 माइनस x1, तो 3 माइनस 3 और माइनस 3 का प्लस ये हो गया 4, फिर है y2 माइनस y1, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 6, z2 माइनस z1 7 माइनस माइनस हो गया 8, ये a1 b1 c1 मतलब 7 माइनस 6, ठीक है 1, और a2 b2 c2 कितना आ गया 1, b2 मतलब माइनस 2, ठीक है 1 माइनस 2 और 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा। अब आप देखो ये जो वैल्यू है ना, इसको थोड़ा कैलकुलेशन अलग से कर लेना, जिससे, अब ये तो सब आपने देख लिया है, थोड़ा कैलकुलेशन आप अलग से कर लेना जिससे क्वेश्चन आपका गलत सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, तो जब 4 मार्क्स के क्वेश्चन या 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो आसानी से डियर स्टूडेंट उनको आप कर लेना। तो पहला मैंने लिखा यहाँ पर, क्या लिखा, स्क्वायर रूट में है ना, वो क्या है b1c2 माइनस b2c1 की वैल्यू, b1 कितना है आप देखो, b1 है माइनस 6, तो माइनस 6 इंटू c2 कितना है, c2 आपका 1 है, 1 माइनस b2 है माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू c1 कितना है 1, तो ये हो गया माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया माइनस 4, ठीक है। तो b1c2 माइनस b2c1 हो गया माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, अब दूसरा देखो c1a2 माइनस c2a1 माइनस c2a1 की वैल्यू देखो, c1 कितना है, c1 है 1 इंटू a2 कितना है 1, माइनस c2 है 1 इंटू a1 है 7, ये हो गया 1 माइनस 7, तो ये कितना हो गया माइनस 6, तो दूसरा है c1a2 माइनस c2a1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस तीसरा टर्म है a1b2 माइनस a2b1 होल स्क्वायर, a1 कितना है 7, b2 कितना है माइनस 2, माइनस a2 कितना है 1 इंटू b1 कितना है माइनस 6, तो ये कितना हो गया माइनस 14 प्लस 6, ये हो गया ऑप्शन माइनस 8, ये हो गया माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉपी में ही ऐसा सब कैलकुलेशन आप करते रहना जिससे आपको दिक्कत ना हो, और एग्जाम में भी साफ देख रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, सही सॉल्व कर रहे हैं, आप अपने मन से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए, मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई है, मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया है, उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। सबसे पहले मैं उसी की वैल्यू निकाल लेता हूं, कितना हो जाएगा, ये है डिटर्मिनेंट 4 7 1 6 माइनस 6 माइनस 2 एंड 8 1 और 1, किसी भी रो के
अलोन खोल लीजिए, पहले रो के सापेक्ष खोलता हूँ, 4 अंदर क्या हो जाएगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, तो ये -6 और माइनस इसकी यहाँ, तो ये +2 हो जाएगा, प्लस माइनस -6, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, 7 इसके इससे -1 +8, ये भी छोड़ दूंगा, ये भी छोड़ दूंगा, -14 माइनस करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, +6, तो ये हो गया योर स्टैंड 4 इंटू -6 +2 हुआ -2, सॉरी -4 -6 इंटू ये हो गया 6 +8 इंटू ये हो गया -8, -14 +6 कितना हो गया, -16 +36 -64, 6 4 1 10, 6 1 7 और 1 8, -80 में +36 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 10 में 6 गया 4, 7 में 3 गया 4, तो ये हो गया -44 आ गया ऑप्शन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -44। अच्छा, एक चीज गलत कर दिया, -6 और -6 -36 होगा, राइट, ये थोड़ा गलती हो गई, आप देखो, तो ये कितना हो जाएगा, अब आप देखो सब नेगेटिव में है, तो -6 6 12, 4 16 का 1, 6 1 7 3 10 और 1 11, -116 आ गया, ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई ये। अब आप देखो सारी कैलकुलेशन यहां यहीं पर लिख लेता हूं, न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कई बार शॉर्ट फॉर्म में एसडी भी बोल सकता है, एसडी न्यूनतम दूरी रेखाओं के बीच, न्यूनतम दूरी एसडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये मैंने कैलकुलेट किया है, -116 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, देखो -4 का स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और इसका लेना पड़ेगा मॉड। अब आप बोलेंगे मॉड क्यों लेना पड़ेगा, मॉड इसलिए लेना पड़ेगा कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, माइनस आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -116 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी उतना ही आ रहा है 116, ये हो जाएगा 116 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 116, और 116 को क्या लिख दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 116 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 116, तो एक कट जाएगा, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 116, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 116। अब आप चाहो तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, एक 116 का वो कर लीजिए डियर स्टूडेंट, इसका फैक्टर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा वर्गमूल, मतलब यहां लिख लेता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस डी होगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 116 है, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 29, 116 आया, अभी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 29 इकाई लिख देना, इकाई कुछ भी हो सकता है, अब मालूम नहीं हमको क्या है, सेंटीमीटर है कि मीटर है कि क्या है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 29 इकाई। यह है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जबकि रेखाएं किस फॉर्म में है, जबकि रेखाएं कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में है, तो इस रूप में आपको क्वेश्चन करना है। और बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि वेक्टर फॉर्म वाला भी अवश्य कर लेना, जब लाइंस की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होंगी तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी क्या होगी उसको आप तैयार कर लेना, क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है जब वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशंस हों, और या कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस की इक्वेशन, दोनों टाइप के इक्वल क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए डियर स्टूडेंट, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन तक अब 5 मार्क्स के, 19, 20,
21, 22, 23, 24, ये 5 मार्क्स के हैं। तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबी होगी, ध्यान से करना है, प्रैक्टिस करनी है। देखो प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी तो एग्जाम में आप स्पीड से काम कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी आपका छूटेगा नहीं। तो आजकल यदि आपका रेपिटेशन नहीं करेंगे, बढ़िया सी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, तो फिर एग्जाम में पूरा पेपर सॉल्व करना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो आजकल जो अभी आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है, थोड़ा सा बढ़िया सा काम करिए, ठीक है। तो चलो, मेरे पास ये दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है ए, उसके लिए दर्शाना है, शो दैट कि a³ - 6a² + 5a + 11i = 0, ऐसा होता है जीरो मैट्रिक्स। इन सबको प्लस करूंगा, जीरो मैट्रिक्स आएगी। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञान कीजिए। जब आप इसको प्रूफ कर लेंगे तो इसकी सहायता से ए इनवर्स पे आपको फाइंड आउट कर देगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले है a³। तो a³ निकालने के लिए मुझे पहले a² निकालना पड़ेगा, ठीक है। a³ सीधे नहीं निकलेगा, पहले मैं निकालूंगा a²। और a² कैसे निकलेगा? a² मैं लिख दूंगा a × a और a को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास a² आ जाएगा, = a की वैल्यू आपको दी हुई है, ये 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। ये हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है डियर स्टूडेंट। a की वैल्यू दे रखी है, फिर यहां दूसरा a लिख लीजिए, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब कितना हो गया? अब आप देखो कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूं। इसके मल्टीप्लाई से 1, इसके मल्टीप्लाई से +1, इसके मल्टीप्लाई से +2, तो कितना हो गया? 4। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ 1 2 3 हो गया, और -1, तो कितना हो गया? 2 आ गया। इसके मल्टीप्लाई से 1 -3 +3, तो 1 हो गया, ठीक है। दूसरे रो के मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ 1 2 3, अरे हो गया -6, तो ये हो गया -3। इसकी मल्टीप्लाई से 1 + 4 5 और +3, ये हो गया 8, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई से 1 -6 -9, तो -15, अरे ये हो गया -14, है समझ में? 1 -6 और -9, ठीक है यार स्टूडेंट। तीसरा देखो, तीसरे रो की पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, सॉरी एक साथ जोड़ लेंगे ना, 2 -1 1 हो गया, और 6, ये हो गया 7, और इसकी मल्टीप्लाई से 2 -2 0, अरे हो गया -3, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई 2 + 3 5 और 9, कितना हो गया? 14 हो गया। ये मेरे पास आ गया a²। 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14, ये बच्चों a² हो गया। अब a² हो गया तो a³ कैसे निकलेगा, ये तो आप जानते हैं। a² जब निकल गया तो आप आसानी से a³ की वैल्यू भी निकाल लेंगे। a³ कैसे निकलेगा? a³ आप लिख देंगे a³ = a² × a, ठीक है ना। तो a² की वैल्यू कितनी है मेरे पास? यहां मैं अलग से लिख लेता हूं a², ये मुझे आगे आवश्यकता होगी। a² = मैंने लिख दिया यहां से, ये मेरे पास आया 4 2 1 -3 8 -14, तीसरा है 7 -3 और 14, ये हो गया a²। या मैं उसको सेव कर लेता हूं, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, तो वैल्यू रख लेता हूं। a² की कितना हो गया?
4 2 1 -3 8 -14, ठीक है। तीसरा है 7 -3 14, इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ, ये तो ये है ही है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, ठीक है। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये ठीक है। 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, 4 + 2 6 + 2 8 आ गया। इसका मल्टीप्लाई से 4 + 4 8 और ये हो गया -1 तो 7। इसके मल्टीप्लाई से 4 -6 तो -2 हो गया, +3 तो ये हो गया 1। इसकी मल्टीप्लाई, ये तो हो गया, इसके मल्टीप्लाई से इससे हो गया। दूसरे रो का देखो, इसके मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ -3 + 8 5, ठीक है, और -28 तो ये हो गया -23, ठीक है। आप ये देखते रहिए सही हो रहा नहीं हो रहा। -3 + 16 तो 13 हो गया, और +14 तो 27, ठीक हो गया। और इसके मल्टीप्लाई से -3 -14 तो -27, -3 -24 -27 और -27 और इसकी मल्टीप्लाई से -42 तो ये हो गया 9 -69 हो गया -69। इसकी मल्टीप्लाई से 7 -3 4 + 4 और 28 ये हो गया 32। इसके मल्टीप्लाई से 7 -6 1 आ गया, -14 तो 13 -13, और इसके मल्टीप्लाई से 7 + 9 16 and 42 16 and 42 कितना हो गया 85, ये हो गया 58 हो गया योर स्टैंड। एक बार और देखना पड़ेगा इसको, हमारे पास ए क्यूब क्या आता है। ए क्यूब आ गया 871 -23 27 -69 32 -13 और 58। यहां मैं ए क्यूब की वैल्यू भी कॉपी कर लेता हूं, ये सही निकलने चाहिए, फिर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। 871 -23 27 -69 और 32 -13 एंड 58, ये है 871 -23 27 -69 32 -13 और 58, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आता है कई बार 1 मार्क्स का, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास सब निकल गया। अब मुझे क्या क्या चाहिए, ए क्यूब तो निकल गया, ए क्यूब तो ये है। अब मैं कर लेता हूं 6a² निकाल लेता हूं, यहीं पर निकाल लेता हूं 6a², अलग अलग निकाल लीजिए। 6 × a² क्या है 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 और 14। 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। अब जब किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रत्येक एलिमेंट में होगा बच्चों, इसमें भी इसमें भी इसमें 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 सब में, तो कितना हो जाएगा बीसी की पर, तो आप देखो 24 12, इसकी मल्टीप्लाई से 6, इसके से -18, इसके से 48, इसके से 14 छकी 84 -84, इसके से 7 छकी 42, इसके से -18, ठीक है, और ये 14 छक्के हो गए 84। ये आ गया 24 12 6a² हमारे पास आ गया बच्चों, कितना आ गया 24 12 6 -18 48 -84
42 माइनस 18 84 आ गया। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। अब मैं करूंगा 5a। 5a कैसे निकलेगा? 5 इंटू ए ये है स्टेप, ये 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। करिए मल्टीप्लाई, 5 5 5 5 5 में 10 5 से 15 माइनस 15 10 माइनस 5 और 15 आ गया। 5 5 से गुणा कर रहा हूँ, 5 इसमें भी किया, इसमें भी प्रत्येक एलिमेंट में। तो 5 10 माइनस 15 और 10 माइनस 5 और 15, ये हो गया आपका 5a। 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 और 15। ठीक है डियर, और एक है आपके पास, इसको मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं। एक है मेरे पास 11i। 11i का मतलब क्या हुआ? 11 ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे लिखते हैं? 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। तो 11 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ हो गई, सब जगह हो जाएगी। ये हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। सब कुछ आ गया मेरे पास, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब वैल्यू रख लेता हूं। अब ले लेता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है क्वेश्चन, क्या ले लेता हूं? लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं और तब इसको सॉल्व करता हूं। आप देखिए ध्यान से कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछता है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा तो पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। मुझे तो प्रूफ करना है ये कि जीरो मैट्रिक्स आएगी। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i कितना हो जाएगा? सब वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हुई है। ऐसे ही आप कॉपी में अलग अलग निकालना, एक साथ खिचड़ी मत पका देना। ठीक है, कई बार मिस्टेक होगी तो फंसते रहोगे, आ नहीं रहा है। ठीक है ना? तो रखिए वैल्यू। ए क्यूब कितना हो गया? ए क्यूब हो गया 871। दूसरा हो गया माइनस 23 27 माइनस 69। तीसरे रो में है 32 माइनस 13 58। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर कितना है? 6a स्क्वायर, ये आपके पास, ये 6a स्क्वायर है। 24 12 6 माइनस 18 48 माइनस 84 42 माइनस 18 84 प्लस क्या है फिर 5a। 5a का मतलब क्या हुआ? ये 5a है। 5 5 5 5 10 माइनस 15 और 10 माइनस 5 15 प्लस 11i। 11i ये वाला है, सब निकाला हुआ मैंने। तो ऐसे आपको भी क्वेश्चन में कर लेना। 11 0 0 0 11 0 0 0 और अब देखो, मैं इस माइनस को अंदर ले लेता हूं। जब नेगेटिव को मैं अंदर ले लूंगा तो सारे चिन्ह बदलेंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। एक बार मैं इसको और लिख लेता हूं, आप देखो ध्यान से। 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58 प्लस इस माइनस को अंदर ले लेता हूं, प्लस कर लेता हूं बाहर, माइनस को अंदर। तो प्रति का रिवर्सन साइन चेंज होगा। एक प्लस है तो माइनस, एक प्लस है तो माइनस, एक प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये भी माइनस हो जाएगा।
प्लस बाकी तो ठीक है, बाकी क्या हो जाएगा 5 5 5 5 10 -15 10 -5 और 15 प्लस 11 वाई कितना हो गया 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11 सब आ गया एक ही साथ। मतलब 4 मैट्रिक्स को आप प्लस कर रहे हैं, चार आव्यूहों को आप जोड़ रहे हैं। तो आव्यूहों के जोड़ के लिए क्या होता है, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, कोटियां सेम होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते हैं, संगत अवयव जुड़ते हैं। इसमें ये जुड़ जाएगा, सब 3/3 के हैं, सब 3/3 के हैं, इसके आप जोड़ सकते हैं। इसमें ये जुड़ेगा, इसमें ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। तो चलो अब मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, जहां हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है इसके नीचे ही मैं इसको लिख लेता हूं। अंडरस्टैंड, देखिए ध्यान से, आप समझ रहे होंगे, आप जानते हैं, पर प्रैक्टिस करनी होगी बढ़िया सी, तब जाके काम होगा। देखिए ये और ये आपस में जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8 -24, ठीक है, +5 +11। इसको 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 और इसको प्लस कर देंगे, 7 -12 +5, वे तो 0 ही क्या लिखना है। अब इसको देखो 1, इसमें जुड़ेगा -6 +5, ठीक है, देखते रहिए ध्यान से। अभी कितना होगा दूसरा देखो, -23 +18, ठीक है, +5, और ये 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, 27 -48 +10 +11। अब इसके देखो -69, इसमें +84 जुड़ेगा, -15 जुड़ेगा, वो तो 0 हो गया। अब देखो 32, इसमें प्लस क्या होगा -42, प्लस होगा +10, ये तो 0 है, -13, इसमें जुड़ेगा +18, जुड़ेगा -5 और +0। अब देखो 58 -84, ठीक है, 58 -84 +15, ठीक है, +15 +11। अब देखो मजेदार बात, देखो क्या निकल कर आता है। देखिए 8 5 13 11 +24 -24 0, 7 और 5 12 12 -12 0, 5 + 1 6 6 -6 0। आप देखो 18 + 5 23 -23 0, 27 और +37 और 11 48 और -48 0। देखो 69 और 15 84 माइनस का 8 + 84 0, 32 और 10 42 -42 0, ठीक है, -13 -5 -18 +18 0 और 58 + 11 69 और उसमें 15 जोड़ेंगे 84 और -84 0। तो आ गया ना, जीरो मैट्रिक्स आ गई। जीरो मैट्रिक्स मतलब शून्य आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट का शून्य, वो तो गया। इसको सॉल्व किया और मेरे पास जीरो मैट्रिक्स आ गई, यही प्रूफ करना था, ठीक है। यहां लिख देंगे प्रूफ, हो गया सत्यापित। एक पार्ट तो हो गया, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 तो हो गया, ठीक है। आधा प्रश्न तो आपने कर दिया, बाकी मैंने सब लिखा है, a² a³ सब यहां लिखा हुआ है, इसलिए मैं बाकी सबको मिटा देता हूं, ठीक है ना, सबको मिटा देता हूं मेरे पास, ठीक है, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं सबको यहां से इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। आपके पास तो सब कॉपी में लिखा रहेगा,
तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, व्युत्क्रम निकालना है। तो मेरे पास क्या आया, मैंने जो हल करके आया कि ए क्यूब माइनस 6a², ध्यान से देखिए बच्चों, 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास आया, ठीक है। अभी जब आ गया ये जीरो मैट्रिक्स है तो मैं क्या करूंगा कि ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय ए इनवर्स, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस 6a² इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। सब जगह ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ए क्यूब को क्या लिख रहा हूं, a² इंटू ए इनवर्स। ए क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूं, a² इंटू ए इनवर्स माइनस 6a² को लिख दिया a इंटू ए इनवर्स क्या है, प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, किसी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स ही बन जाती है। मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके जीरो मैट्रिक्स ही बन जाएगी। अब a इंटू ए इनवर्स, ये आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि a इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो तत्सम कार्य निकलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो यहां पर a इंटू ए इनवर्स को आई लिख देता हूं, माइनस 6a इंटू ए इनवर्स को आई लिख लेता हूं, प्लस ए इनवर्स को आई लिख लेता हूं। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स को तो जीरो हो जाएगी, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। ये हो जाएगा 11a इनवर्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। यहां तक ठीक है। चलिए अब आगे और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है परंतु आसान है, कठिन नहीं है, कैलकुलेशन लंबी है, गलती नहीं होनी चाहिए बस। अब देखो ए इनवर्स आई क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गई तो वही मैट्रिक्स आते हैं, मतलब ये हो जाएगा a², ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा, प्लस ये तो 5i ही रहेगा इज इक्वल टू, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो जीरो मैट्रिक्स में ये माइनस होगा तो जीरो मतलब जीरो हो गया, ये हो गया माइनस 11a इनवर्स। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब देखो a² की वैल्यू कहाँ है, ये है मेरे पास, इसीलिए मैंने ये सेव किए हुए हैं। तो ये हो गया 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 माइनस 6a कितना है, ये है, रख दो 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3 प्लस 5 i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 बराबर माइनस 11a। ये आ गया स्टेट, ठीक है ना। अब आप देखो क्या करूंगा आगे, इसमें आप देखो मेरे पास आगे क्या आता है, इसको देखो, ये सॉल्व करना है मैंने, अब और कुछ नहीं है। तो जब ये है तो मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि जगह बनाता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए,
ठीक है। तो चलिए कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखो ध्यान से। ये हो जाएगा देखो 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 माइनस इसका नेगेटिव अंदर, इसका 6 से मल्टीप्लाई करिए प्रत्येक एलिमेंट को। 6 6 6 6 12 -18 12 -6 18, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। प्लस अब देखो प्लस कितना है 5, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्रत्येक एलिमेंट में होगा तो हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 और 5 इज इक्वल टू -11 ए इनवर्स। ठीक है, एक बार देख लीजिए सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, आप देख लीजिए डियर स्टूडेंट सब ठीक है कि नहीं है। चलिए देख लेते हैं अभी। चलो अब क्या कर रहा हूं मैं, इस माइनस को अंदर ले लूं तो 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 माइनस अंदर ले लेंगे तो ये प्लस हो गया -6, प्रत्येक का साइन चेंज हो जाएगा। -6 -12 18 -12 6 -18 सबका चिन्ह बदल देंगे। माइनस साइन आ रहा माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये कितना हो गया 5 0 0 0 5 0 0 0 और 5 इज इक्वल टू -11 ए इनवर्स आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आ गया माइनस। देखो सही है कि नहीं है, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, मैं भी देख रहा हूं आप भी देखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप भी चेक कर लो एक बार ठीक हो रहा नहीं हो रहा है। चलिए अब कितना हो गया, अब कितना हो गया प्लस हो जाएगा। तीनों मैट्रिक्स को आप प्लस कर लीजिए, आप देखो तीनों मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड की प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये इसमें प्लस होगा इसमें प्लस होगा तो 4 और 5 9 और -6 -3, आप देखो 2 -6 -4 और 1 -6, ठीक है ना, ठीक है मैंने 4 -6 -2 और +5, ठीक है दोस्तों, ठीक है, गड़बड़ कर दिया ना, यस गड़बड़ हो गया। आप इसको चाहो लिख सकते हैं 4 -6 -2 +5, तो ये हो गया 3 2 -6 -4 +0 -4 1 -6 -5 +0 -5 -3 -6 -9 -9 8 -12, ठीक है, 8 -12 -4 +5, ये आ गया 1 और -14 +18 तो +4 तो 7 -12 +0 -5 -3 +6 3 3 14 -18 -4 और +5 1, ये हो गया -11 ए इनवर्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक बात देख लीजिए आप, सही आ रहा नहीं आ रहा है, सब ठीक होगा, ठीक है ना, सब ठीक है दोस्तों। अब आप देखो -11 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। यदि आप ए इनवर्स की वैल्यू निकालना हम चाह रहे हैं तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू पूरी इसमें -11 से डिवाइड,
इसमें भी करिए, इसमें भी करिए, भाग कर लीजिए प्रत्येक एलिमेंट में किससे, -11 से। तो -3/11 या तो प्लस हो जाएगा, 4/11 यहां पर भी 5/11, ठीक है। और देखिए 9/11, -1/11, -4/11, 5/11, ठीक है, -3/11 और -1/11। तो इस रूप में आपने डियर स्टूडेंट क्या निकाल दिया, ए इनवर्स की वैल्यू निकाल दी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, यही ए इनवर्स आपका इस रूप में भी हो सकता है कि -1/11, ठीक है, और बाकी एलिमेंट ऐसे रहने दीजिए, 3, -4, -5, -9, 1, 4, -5, 3 और 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 11 अंदर कर लो, नेगेटिव बाहर भी लिख सकते हैं, या -1 अंदर ले लीजिए और 1/11 को बाहर रखिए। तो जैसे चाहो वैसे लिख दो। ए इनवर्स आएगा -3/11, 4/11, 5/11, 9/11, -1/11, -4/11, 5/11, -3/11, -1/11, तब जाकर के पूरे 5 नंबर के, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए